न्यूज मानसून के ट्रेलर से हिमालयन रेंज हिला हुआ है। हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड में भारी बारिश की तबाही है। खासकर हिमाचल प्रदेश में तो तबाही रूह कंपाने वाली है। साल 2023 की तरह हिमाचल में इस बार मानसून का कहर जारी है। प्रदेश में मानसून में हो रही अत्यधिक बारिश, बाढ़, भूस्खलन और बादल फटने की घटनाएं चिंता का विषय बनी हुई हैं। हिमाचल में इस बार 20 जून को मानसून की एंट्री हुई थी। इसके बाद अब तक प्रदेश में बादल फटने की 24 घटनाएं हो चुकी हैं। इसी तरह 42 फ्लैश फ्लड सहित लैंडस्लाइड की 26 घटनाएं घटी हैं। तो वहीं उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बादल फटा, जिसके बाद केदारनाथ यात्रा को रोक दिया गया। दरअसल हिमालय में ये हालात ऐसे ही नहीं बने। पिछले 60 साल में 148 बार बादल फटने की घटनाएं सामने आई हैं। 5000 से ज्यादा लैंडस्लाइड के मामले दर्ज किए गए हैं। तो क्या मानसून के मौसम हिमालय जोन में बादल बम बन गए हैं? ये एक बड़ा सवाल है। पर्यावरण में आ रहे बदलाव ने हिमालय रेंज के मौसम को भी बदल दिया है। यहाँ के मौसम का मिजाज अब पहचान में ही नहीं आ रहा। दरअसल पिछले 8 सालों में हिमालय के इलाकों में बादल फटने से भारी तबाही मची है। इस साल भी तबाही शुरू हो गई है। ये मानसून का ट्रेलर है। और इस ट्रेलर में ही मानसून ने हिमाचल प्रदेश को हिलाकर रख दिया है। हिमालय रेंज के इलाकों में बादल फटने से तबाही मच चुकी है। खासकर हिमाचल प्रदेश में तो मानसून कहर ढा रहा है। ऐसा कहर टूटा है कि तबाही चारों तरफ नजर आ रही है। इस बार 20 जून को हिमाचल प्रदेश में मानसून की एंट्री हुई। इसके बाद अब तक प्रदेश में बादल फटने की 24 घटनाएं हो चुकी हैं। इस तरह से 42 फ्लैश फ्लड समेत लैंडस्लाइड की 26 घटनाएं घटी हैं। प्रदेश में मानसून से अब तक 137 लोगों की मौत हो चुकी है। 228 लोग जख्मी भी हुए हैं। वहीं 34 लोग लैंडस्लाइड और बाढ़ में आने की चपेट की वजह से अब तक लापता हैं। राज्य में पिछले 34 दिनों में कुल 1230 घरों को नुकसान पहुंचा है, जिसमें 401 घर पूरी तरह से नष्ट हुए हैं। वहीं 829 घरों को आंशिक नुकसान पहुंचा है। अब तक 287 दुकानें और फैक्ट्रियां तबाह हो चुकी हैं। और ये सब हुआ है मानसून की एंट्री के साथ, जबकि आफत वाली बारिश अभी और बरसने वाली है। तो तब क्या होगा? इस तबाही को देखकर हर कोई हैरान है और हैरान होना लाजमी भी है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में 2018 से अब तक बादल फटने की 1-2 नहीं बल्कि 148 घटनाएं हो चुकी हैं। इसके अलावा 294 बार अचानक बाढ़ आने और लैंडस्लाइड की 5000 से अधिक घटनाएं दर्ज हो चुकी हैं। तो क्या बदलते पर्यावरण के बीच बादल ने बम का रूप अख्तियार कर लिया है, खासकर हिमालय जोन के इलाके में? और यही हाल रहा तो बादल बम से पृथ्वी का दम निकल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। मेरे साथ जुड़ रहे हैं हमारे खास मेहमान डॉक्टर सुशील द्विवेदी, पर्यावरणविद, और मेरे साथ जुड़ रहे हैं अनुराग शर्मा, हमारे ब्यूरो चीफ हिमाचल से, और शुभम उत्तराखंड से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। पहले हम अनुराग आपका रुख करते हैं। पिछले कुछ दिनों में हिमाचल में जो हालात हुए वो तस्वीरें लगातार हमारे पास भी पहुंची और दर्शकों के पास भी पहुंची। हिमाचल में फिलहाल इस वक्त मानसून के मिजाज क्या हैं? पिछले कुछ दिनों से मानसून के हाल क्या रहे और वहां पर स्थितियां कैसे बदलती दिख रही हैं? अनुराग। देखिए राजीव, हिमाचल में हर साल का ये रूटीन बन गया है कि हर साल जो है
वो मौसम जो है वो अचानक तब्दीली कर देता है और जिसकी वजह से स्थितियां बहुत ज्यादा खराब हो जाती हैं। अगर हम बात करें हिमाचल में इस बार जो एपिक सेंटर रहा वो रहा मंडी। तो मंडी की बात करें, कुल्लू की बात करें, व्यास नदी का जिस तरह का जलस्तर था उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो कि रौद्र रूप लेकर जो है व्यास नदी इस बार चली थी। आपने देखा होगा कि पौंग डैम के 5 दरवाजे हमारे को हिमाचल में कभी नहीं खोलने पड़ते थे, जो इस बार हमने 5 दरवाजे खोलने पड़े, क्योंकि जल स्तर जो था वो इतना ज्यादा बढ़ गया कि हमारे को किसी भी सूरत में वहां पर पानी रोके रखने में इतनी ज्यादा बदहाल स्थिति हो गई थी कि ऐसा लग रहा था कि ऐसा ना हो कि डैम को कोई खतरा हो जाए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कुल्लू की, चंबा की, सिरमौर में भी आपने देखा होगा कि तस्वीरें कोई ज्यादा अलग नहीं थी। सिरमौर में भी आपने सड़कों पर पूरा का पूरा मलबा आता हुआ देखा है, पहाड़ गिरते हुए देखे हैं। वही स्थिति है जो वो नेशनल हाईवे, अगर आप मंडी की बात करें जो बिलासपुर से होकर कुल्लू को जाती है और मनाली को जाती है, वहां पर भी सेम वही स्थिति थी। 7 मील, 9 मील और 11 मील अगर हम बात करें, वहां पर लगातार लैंडस्लाइड चलती रही। पिछले कल तक जो थी लैंडस्लाइड चलती रही है। अभी भी आज केवल 2 दिन का ऐसा था जिसकी हम बात करें, जहां पर हिमाचल में ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा मौसम ने रुक लिया है, परंतु आने वाले अगले 3 दिन फिर दोबारा जो है वो बारिश के कारण बदहाल होने की स्थिति दोबारा दिख रही है। जी राजीव, वाकई बारिश के कारण बदहाल होने की स्थिति दिख रही है। हमने ये भी देखा था कि वहाँ की सांसद कंगना रनौत और जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर, वो दौरे करते रहे। एक बार तो स्थिति ऐसी हुई कि जयराम ठाकुर को भागना भी पड़ा। हालात सुधरे हैं कि अभी भी इसी तरीके का एंटिसिपेशन है कि वहाँ पर लैंडस्लाइड, बादल फटने की घटनाएं और हो सकती हैं? देखो राजीव, अभी भी बात करें अगर हम, देखिए काफी लगातार राहत काम चल रहा है। 312 से ज्यादा सड़कें अभी भी हिमाचल में बंद हैं। अगर हम बिजली की आपूर्ति की बात करें, 1500 से ज्यादा ट्रांसफार्मर बंद हैं। 400 से ज्यादा गांवों की वाटर स्कीम्स जो हैं वो अभी तक बंद पड़ी हैं। आप बताइए कि जब हिमाचल में जब बारिश पड़ती है तो केवल और केवल सिर्फ अगर हम बात करें मौसम की वजह से सड़कों में या पहाड़ों में ही नहीं होता, बिजली और पानी और खाने की आपूर्ति भी बंद हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा बुरी स्थिति जो है वो हो जाती है। अगर हम बात करें कंगना रनौत की और जयराम ठाकुर की, केवल कंगना रनौत या बीजेपी के लोग जो थे वही नहीं है, प्रशासन भी और सरकार भी मुस्तैदी से यहां पर हिमाचल में काम कर रही है, परंतु जो स्थितियां हैं वो अभी हालात जो है वो हाथ से बहुत ज्यादा बाहर हैं। हाँ, इससे एक बात बिल्कुल स्पष्ट होती है कि सरकार की तैयारियां, अगर हम बात करें सरकार की तैयारियां बिल्कुल नहीं है। लोगों की अगर हम बात करें, हर बार लोग ये कहते हैं कि हर बार ऐसा ही मौसम होता है और हर बार पुल टूट जाते हैं, हर बार सड़क टूट जाती है। क्या कारण है कि सरकार जो है वो इस बात के लिए पहले मापदंड तय नहीं करती। बहुत सी आपने चीजें देखी होंगी, जितने भी नेशनल हाईवे, 2 मेन नेशनल हाईवे हैं। अगर शिमला से जो कालका के लिए नेशनल हाईवे जाता है, एक उसकी बात करते हैं, और एक मंडी से जो है आपका कुल्लू के लिए जाता है। हिमाचल के 2 मेन नेशनल हाईवे, और दोनों की स्थिति जो है हर बार बीमार हो जाती है। ऐसी स्थिति हो जाती है कि लोगों को एक एक दिन रात भर जो है वो जाम में फंसे रहना पड़ता है। बहुत बदहाल स्थिति जो है हो जाती है। आने वाले अगले 2 दिन भी और भयानक हैं। ठीक है, शुभम आपका रुख कर लेते हैं। उत्तराखंड से मेरे साथ इस वक्त लाइव हैं शुभम। रुद्रप्रयाग आसपास एरिया, रुद्रप्रयाग का एरिया जहां से केदारनाथ का भी रास्ता निकलता है और बद्रीनाथ का भी रास्ता निकलता है, वहां पर भी बादल फटने की घटनाएं हुई हैं। पौड़ी और ये पूरा रास्ता ये भी बंद रहा। अभी क्या स्थिति है वहां पर? बात करें तो क्योंकि मानसून की बारिश लगातार चल रही है और ऐसे में बारिश में जो है लगातार कहीं कहीं पर भारी से भारी बारिश भी देखी जा रही है, तो इस तरह की स्थितियां यहाँ पर प्रदेश में देखने को मिली है। हालांकि जो है फिलहाल अगर मैदानी क्षेत्र में हम बात करें तो कुछ राहत जरूरी मैदान वाली क्षेत्रों में राहत जरूर है। राजधानी देहरादून में भी मौसम फिलहाल खुला हुआ है और इस तरह की स्थिति नहीं है, लेकिन जो है पर्वतीय क्षेत्र में क्योंकि मौसम जो है बदलता रहता है और आगे के लिए भी मौसम विभाग के द्वारा जो है पूर्वानुमान जारी किया गया है। इसके अनुसार जो है 27 जुलाई से जो है मौसम फिर से एक बार बदलेगा और पर्वतीय क्षेत्रों की बात करें तो रुद्रप्रयाग समेत जो तमाम जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वहां के लिए अलर्ट भी जारी किया गया है। इसके साथ जो है कुमाऊं क्षेत्र में भी इस तरह की स्थिति बनती हुई नजर आ सकती है। तो क्योंकि लगातार जो है बारिश हो रही है, इससे जो है सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि पहाड़ों में जो है उसकी चट्टानें कहीं ना कहीं ढीली होती है और वो कहीं ना कहीं मलबे के रूप में जो है सड़कों पर आ जाती है। ऐसे में आवाजाही से संबंधित दिक्कतें खासी होने लगती है। हालांकि प्रशासन के द्वारा जो है तैयारी की गई थी, तो ऐसे में वहां पर अगर जो भी इस तरह की सूचना है वहां पर प्रशासन की टीमें पहुंचती है और उसको मार्ग को खुलवाने का काम करती है। लेकिन क्योंकि कहीं ना कहीं मैनुअली चीजें जो है ये चीजें करनी पड़ती है और जो है भारी मलबे के आने से कहीं ना कहीं जो है उतनी मात्रा में जो है उसको
हटाना जो है कहीं ना कहीं संभव नहीं हो पाता या जो है जल्दी नहीं हो पाता। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो आवाजाही कर रहे होते हैं लोग यानी कि यात्री और अन्य लोग, तो कहीं ना कहीं उनको समस्या का सामना जरूर करना पड़ता है। लेकिन क्योंकि आपको बता दें कि उत्तराखंड में जो है लगातार मानसून की बारिश से पहले भी लगातार मुख्यमंत्री ने जो है लगातार बैठकें करी है और आपदा प्रबंधन का भी जायजा लिया है। तो कहीं ना कहीं उसका असर तो जरूर होता हुआ नजर आया है कि मानसून की बारिश जहां पर हुई है वहां पर उस समय में जो है एसडीआरएफ तमाम जो चीजें हैं, रेस्क्यू टीमें वहां पर पहुंची है और तमाम चीजें वहां पर की गई है। हालांकि हम ये नहीं कह सकते कि प्रकृति के साथ जो है मनुष्य की अगर जंग होती है और मनुष्य जीत जाता है, तो ऐसा तो संभव नहीं है। लेकिन फिर भी जो है जितनी प्रशासन की क्षमता है उसके अनुसार जो है प्रशासन वहां पर कार्य करता है। और क्योंकि जो है प्रदेश में जो पंचायत चुनाव भी चल रहे हैं, ऐसे में जो है 28 जुलाई को जो है दूसरे चरण का मतदान किया जाना है, तो उसको लेकर भी प्रशासन की पूरी नजर है, क्योंकि मतदान में अधिक से अधिक लोग प्रतिभाग कर रहे हैं। और इसके साथ जो है जो अगर ठीक है पंचायत चुनाव थोड़ा सा अलग हो जाता है इससे। लेकिन डॉक्टर सुशील द्विवेदी का मैं रुख करूंगा जो हमारे साथ पर्यावरणविद हैं। डॉक्टर सुशील, आपने हमारे दोनों ही सहयोगियों को सुना, एक हिमाचल से और दूसरे उत्तराखंड से। ऐसा क्यों हो रहा है कि बादल फटने की घटनाएं बढ़ गई हैं? ऐसा क्यों हो रहा है कि लैंडस्लाइड अब बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ता है? अमूमन आप ये सोचिए कि हर दिन एक लैंडस्लाइड की घटना होती है जो कि हम देखते हैं, जिसके बारे में सुनते हैं। क्या मौसम मानसून ने करवट ली है या मिजाज बदला है, कुछ अलग पैटर्न आया है? डॉक्टर सुशील जी शर्मा जी, आपको और हमको याद होगा कि पहले बारिश होती थी तो खुशियां लाती थी और हम लोग सराबोर हो जाते थे खुशियों से। लेकिन पहाड़ों पर, विशेषकर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के जो पहाड़ हैं, वहां पे जब भी बारिश होती है तो बेबसी और कुंठा और परेशानी का एक सबब बन जाती है और हमारे जो अपने भाई बहन हैं वो प्रभावित होते। इसके पीछे के कारण बिल्कुल स्पष्ट हैं कि हमें बदलते हालात में अपने विकास के मॉडल को दोबारा समझने और उसकी दिशा बदलने की जरूरत है। कहीं ना कहीं कुछ गलती हुई है। हम लोग सब लोग जान रहे हैं कि हम जो ये मौसम के बदले हालात के कारण जो क्लाइमेट चेंज हुआ है, जो जलवायु परिवर्तन हुआ है, इसमें उसके लिए जो जिम्मेवार है कि जो हमने अनियमित रूप से विकास किया, पहाड़ों पे पनबिजली परियोजनाओं को लगाया, पहाड़ों को असुरक्षित किया, पहाड़ों के जो गहने होते हैं जिन्हें हम वन कहते, उन वनों को हमने वहां से अंधाधुंध कटाई करके हटा दिया। और जिसकी वजह से हम और आप लोग देखते हैं कि वहां जब हल्की बारिश भी होती है तब भी वहां तबाही हमें और आपको देखनी पड़ती है। दूसरी चीज, एक विज्ञान होती, ओरोग्राफी कहलाती वैज्ञानिक शब्द है, जिसमें जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं वहां की जो ओरोग्राफी, मतलब जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, वहां मैदानी क्षेत्रों से जब पर्वतीय क्षेत्रों की तरफ गर्म हवाएं पहुंचती हैं तो जब वो ऊंचाई पर जाती हैं तो बादल का रूप लेती हैं। और विज्ञान कहता है कि अगर एक घंटे में लगभग 10 सेंटीमीटर के आसपास बारिश हो एक छोटे से क्षेत्र में, 1 से 10 किलोमीटर के बीच में, तो इसे हम बादल फटने की घटनाएं कहते हैं। और अब आपने जो कहा कि ये घटनाएं बिल्कुल सामान्य हो रही हैं, बार बार हो रही हैं, तो इसके पीछे जो भारत के अलग अलग वैज्ञानिक संस्थान हैं उनके जो अगर हम आंकड़ों पे गौर फरमाएं तो उनके अनुसार ये हुआ है कि बीते 100 वर्षों में जो पहाड़ी क्षेत्र हैं और जो आसपास के क्षेत्र हैं उसमें 0.9 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि हो गई है। और इसमें जो हिमालय क्षेत्र हैं उसमें भी थोड़ा सा ज्यादा वृद्धि है, मतलब 0.9 डिग्री सेल्सियस से भी थोड़ी ज्यादा देखी जा रही। तो अगर हम देखें कि ये बादल फटने वाली घटनाएं हैं, आज विज्ञान इतनी उन्नत हो गई है और हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे, या आईएमडी हमारा प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा, इसके पीछे का भी कारण ये है कि इतनी तेजी के साथ बादल फटने की घटनाएं होती हैं कि हम और आप लोग या वैज्ञानिक इसको प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हैं। और इसके लिए डेंस रडार नेटवर्क की जरूरत है, या हम कह सकते हैं हाई रेजोल्यूशन रडार या कैमरेज लगाने पड़ेंगे। और उसके लिए आपको शायद जान के बड़ी खुशी होगी कि हमारे 30 जो अभी जुलाई को भारत का जो इसरो है और जो अमेरिका का जो स्पेस एजेंसी है नासा, मिलके दोनों मिलके एक सैटेलाइट को लॉन्च करने जा रहे हैं। और उसके द्वारा हम लोग भविष्य में ऐसा होगा कि हम उस सैटेलाइट की मदद से
अब भविष्य में शायद प्रिडिक्ट करने में सफल हो पाएंगे कि ये मौसमी घटनाओं का पूर्वानुमान हम लोग बता सकें। लेकिन वर्तमान में हम लोग हेल्पलेस हैं, हम लोग कुछ नहीं करने की स्थिति में हैं। और यही कारण है कि बादल फटने की घटनाओं से विनाश, और हम चारों ओर विनाश का मंजर देखते हैं। और इसमें कहीं ना कहीं से हम सब इंसान जिम्मेवार हैं, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी जिम्मेवार है। और हमें विकास और विनाश के बीच की जो कंसेप्ट है, जो विकास का जो वर्तमान मॉडल है, इसके बारे में बहुत गंभीरता पूर्वक सोचना पड़ेगा। और ये प्रकृति के छिपे हुए जो संदेश हैं शर्मा जी, इनको डिकोड करने की जरूरत है। जो हम ये घटनाएं देख रहे हैं, बादल फटने की, या थोड़े से समय में बहुत ज्यादा बारिश हो जाना, या लैंडस्लाइड होना, ये प्रकृति की घटनाएं हैं, कोडेड फॉर्म में मुझे और आपको मिल रही हैं, जो हमें बता रही हैं कि ये अभी छोटी छोटी झांकियां हैं। अभी पूरी पिक्चर विशाल रूप में मैं और आप देखेंगे। प्रकृति की जो चरम परिस्थितियों को हम और आप लोग झेलेंगे, आने वाली पीढ़ी उस सबको झेलेगी। और अब आगे आने वाला समय बहुत निश्चय ही बहुत सर बने रहिए सर, हमारे साथ बने रहिए अपने विश्लेषण के साथ। लेकिन हिमाचल के एरिया में बादल फटने की घटनाएं बढ़ रही हैं। इसके लिए कई वजह जिम्मेदार हो सकती है। इसमें भौगोलिक स्थिति, अत्यधिक नमी से भरी हवाओं का मिलना और ग्लोबल वार्मिंग के कारण जलवायु परिवर्तन प्रमुख हैं। लेकिन इसके अलावा भी कई और कारण दिखाई पड़ते हैं। 16-17 जून 2013 जब उत्तराखंड के केदारनाथ में भारी बारिश हुई, जिसके बाद बादल फटा और फिर चोराबारी ग्लेशियर झील से अचानक बढ़े जलस्तर के कारण भयानक बाढ़ और भूस्खलन हुआ, जिसके बाद ऐसी तबाही आई कि 5000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। और फिर चोराबारी ग्लेशियर झील से अचानक बढ़े जलस्तर के कारण भयानक बाढ़ और भूस्खलन हुआ, जिसके बाद ऐसी तबाही आई कि 5000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। पहली बार हिमालय से ऐसी त्रासदी की तस्वीर सामने आई, जिसके बाद तो सिलसिला जो शुरू हुआ वो आज भी जारी है। विशेषज्ञ इसका कारण ढूंढ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, जिसकी वजह से हिमालय में भारी तबाही मची हुई है। और जानकारों की माने तो जलवायु परिवर्तन हिमालय में बढ़ती आपदाओं का सबसे बड़ा कारण है। वैज्ञानिकों के मुताबिक हिमालय रेंज में पिछले एक सदी में औसत तापमान 1.6 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। इससे मौसम के पैटर्न में बदलाव आया है। हिमाचल प्रदेश हिमालय के पश्चिमी हिस्से में स्थित है, जो दुनिया का सबसे युवा पर्वत श्रृंखला है। यह भौगोलिक रूप से अस्थिर और भूकंप के लिए संवेदनशील क्षेत्र है। जलवायु परिवर्तन के कारण हिमालय के ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। इससे नदियों में पानी का स्तर बढ़ जाता है, जिससे बाढ़ का खतरा बढ़ता है। साथ ही ग्लेशियरों के पास बादल फटने की घटनाएं भी ज्यादा होती हैं, क्योंकि वहां ठंडी और गर्म हवाओं का मेल होता है। तो क्या इन कारणों को रोकने के उपाय भी हैं, जिसे अमल में लाकर बादल बम को तबाही मचाने से रोका जा सके? सभी विकास परियोजनाओं से पहले सख्त पर्यावरणीय जांच होनी चाहिए। सड़कों और इमारतों के लिए टेरेसिंग और पर्यावरण अनुकूल तकनीकों का उपयोग करना चाहिए। जंगलों की कटाई पर रोक और पुनर्वनीकरण को बढ़ावा देना चाहिए। हर ग्राम पंचायत और शहरी क्षेत्र में स्वचालित मौसम स्टेशन स्थापित किए जाएं। पर्यटन को पर्यावरण के अनुकूल बनाना चाहिए, ताकि प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव कम पड़े। आपदा प्रबंधन योजनाओं को मजबूत करना और स्थानीय लोगों को प्रशिक्षण देना चाहिए। अगर हिमालय रेंज को तबाही से बचाना है तो जरूरी है कि इन सुझावों पर अमल किया जाए, नहीं तो हर साल हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक हिमालय की गोद में बादल बम फटेंगे और पृथ्वी तबाह हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
अनुराग मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, ब्यूरो चीफ हिमाचल। अनुराग, पिछले साल एक बड़ा प्लान तैयार किया गया था हिमाचल में कि मानसून के दिनों में कैसे लोगों को, एक नदी के साथ साथ रहने वाले लोगों को सचेत करना है, क्या उसका एसओपी होना है। क्या इस बार उसके चलते सफलता मिली या फिर उसको बदलने की जरूरत महसूस हो रही है अगले साल के लिए? देखिए राजीव, ये सिर्फ केवल और केवल खोखले वादे हैं और खोखली बातें हैं, जिसको लेकर सरकार ने आम जनता को एक लॉलीपॉप की तरह, अगर हम बोलें तो वो दिया गया। अगर जमीनी स्तर पर काम करें तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। आपने देखा होगा आज भी नदियों के किनारे टूट रहे हैं, पहाड़ से सड़कें दरक रही हैं, सड़कें टूट गई हैं। आपने देखा होगा 300 से ज्यादा जो सड़कें हैं वो अभी तक खराब हो चुकी है। अगर आप शिमला, मंडी, कुल्लू, चंबा, सिरमौर, कांगड़ा, ये मेन थे जो प्रभावित थे। उसके बाद अगर आप बात करें शिमला नेशनल हाईवे, वो बुरी तरह से आहत है। तो आप बताएं कि क्या कारण है कि हर साल जो है वो लोग इस बात को केवल और केवल बरसात के दिनों में। आजकल मैं आपको बताऊं राजीव, हिमाचल के सोलन के जो ये इलाका है जो शिमला को जाता है, इसमें आजकल एक डॉबल्स का काम हो रहा है। दीवार में इतने 2-2 मीटर के जो सरिये हैं वो डालकर अंदर उसको जो है वो दीवार में जाली की तरह से वो लगाने की, रोकने की व्यवस्था की गई है। आप बताइए कि बरसात के सीजन में डॉबल्स डालकर उसको जाली लगाना कितनी बड़ी बेवकूफाना बात है। अब ये कहें कि ये ठेकेदारों की गलतियां हैं या सरकार के मापदंड नहीं है, अवैज्ञानिक तरीके से कटिंग की गई है, या आप ये कहें कि 12, आप देखिए कमाल की बात, 12 मीटर के बाद 1 मीटर का स्टेप होना चाहिए। आप देखिए 100 मीटर की कटिंग है, कहीं भी कोई बेंच नहीं बना। किसी ने उस बात पर ध्यान नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि उनको पता है कि अगर 30 मीटर के दायरे से ज्यादा गए तो पेमेंट उनको देनी पड़ेगी, उन लोगों के लिए जो पीछे उनके जिनके मकान है। अब उस पैसे को बचाने के लिए अवैज्ञानिक तरीके से डंपिंग की गई, हर कहीं बहुत बड़ा आपने इशारा कर दिया। ये तो भ्रष्टाचार का एक सिरा आपने यहां पर दिया है कि ऐसे इन चीजों को लिया जाता है। शुभम, उत्तराखंड में क्या जो नियम कायदे तय किए गए थे इस बार उनकी मदद मिली या फिर लगता है उन्हें बदले जाने की जरूरत है, क्योंकि वहां चारधाम यात्रा भी चल रही है? जी बिल्कुल, चारधाम यात्रा तो चल रही है, लेकिन फिलहाल क्योंकि बरसात का मौसम है, ऐसे में चारधाम यात्रा में जो है जो गति आती है उसको वो उतनी नहीं पकड़ पाती और यात्री भी कम होते हैं। बाकी बरसात की अगर हम बात करें तो बरसात में हालांकि जो नियम कायदे बनाए गए थे तो विशेष तौर पर इस पर ध्यान दिया गया था कि इस बार जो है बरसात में, क्योंकि पिछली बार हमने उत्तराखंड में देखा कि बरसात में चमोली जिले में भयंकर जो है घरों पर जो है मलबा आने की दिक्कतें देखी गई। इस वर्ष अगर हम देखें तो ऐसी कोई विशेष तरह की परिस्थिति तो नहीं बनी कि जहां पे घरों को भारी नुकसान हुआ हो। हालांकि कुछ जगहों पर ऐसा हुआ है। डॉक्टर सुशील द्विवेदी से मैं एक सवाल ले लेता हूं। डॉक्टर सुशील द्विवेदी, जो आंकड़े कह रहे हैं, ये जो पैटर्न है ये किस वजह से है और क्या आगे चलकर मानसून का ये पैटर्न और बुरा स्वरूप ले सकता है? बिल्कुल, भविष्य बहुत दुखद होने की संभावना है। वैसे बादल फटने की घटनाओं को अगर देखा जाए तो ये मौसमी घटनाएं हैं, एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि वहां की भौगोलिकी कैसी है, और इसके अलावा मौसम में जैसे मानसून के पहले ये होता है, जैसे नॉर्थ ईस्ट में भी आपने देखा होगा कई जगह पर ये घटनाएं होती हैं, लेकिन वहां के लोग प्रिपेयर्ड रहते। लेकिन जो आप देख रहे हैं, जो अपने देश का मुकुट है जिसे हिमालय कहते हो, हिमालय वाले राज्य हैं, वहां पर बेतरतीब विकास हुआ है। आप इस चीज से पूरी तरह से सहमत होंगे। वहां पर ऑल वेदर रोड बनाया गया, उसके आधार पर लाखों करोड़ों वन काट दिए गए, नंगे हो गए मतलब वो पहाड़। अब वहां पर जब बारिश होती है ओरोग्राफी की वजह से कच्चे हो जाते हैं, संभाल नहीं पाते और उसके बाद हादसे होते हैं और विनाश का कारण बनते हैं। क्षमा के साथ मेरे पास समय इतना है। बहुत धन्यवाद आप तीनों का मेरे साथ